वो लास्ट पार्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। स्क्रीन सबको शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है किसी को? चलें ठीक है। लास्ट टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम आर्च को पढ़ रहे थे। तो आर्च का जो अगला क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द सेंटर और एक और था, ठीक है। अब तीसरा है अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप, ठीक है। तो आर्चेज़ अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप में बी क्लासिफाइड एज़ फॉलोज़, जिसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है कि इनको जब बनाया जाता है, तो काफ़ी ऐसे आर्च हैं जिनको रफ़ मतलब कि आपने क्या किया, एक होता है ना बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आप उन्हें जो है ना प्रॉपर जो है एक प्रोसीजर से गुज़ार के उनके जो मटीरियल हैं उनको जब आप बनाते हैं, तो उन्हें जो है हम कहते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन, या फिर आप उन्हें एक्स्ड या गेज्ड आर्च कह सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे होते हैं जिन्हें बस डायरेक्ट ब्रिक्स उठाए और बना दिया, ठीक है। तो पिक्चर दिखाऊँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रफ़ आर्च। नाम से ज़ाहिर है कि आप क्या करते हैं, ऑर्डिनरी अनकट ब्रिक्स, यानी कि आप ब्रिक्स को काटते नहीं हैं, बस डायरेक्ट प्लेस कर देते हैं। उससे जो हमें मिलता है उस और आर्च मिलता है, उसे हम रफ़ आर्च कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि सिंस द ब्रिक्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, आप सबको पता है कि जो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। द जॉइंट्स एट द एक्स्ट्राडोज आर वाइडर देन दोज एट द इंट्राडोज। इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मैं एक मिनट यहाँ से समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जो जॉइंट्स हैं एट एक्स्ट्राडोज, यानी कि अगर ये एक्स्ट्राडोज है, ठीक है, और यहाँ पे इंट्राडोज है, ठीक है, और ये आर्च है कुछ इस तरह से। तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे ब्रिक प्लेस कर दें डायरेक्ट, ठीक है, काट के नहीं, बस डायरेक्ट ब्रिक अगर यहाँ पे प्लेस कर दें, तो यहाँ से तो चले ठीक है, मैंने ब्रिक प्लेस कर दिया जो सीक्वेंस वाइज था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह आके इस तरह से एक स्पेस बच जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बीच पे। तो एक्स्ट्रा डोज पे क्या आ रहा है मेरे पास, एक स्पेस आ रहा है, जॉइंट्स जो है वो फुल नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये मेरे पास रफ आर्च है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिक को काटा नहीं है, प्रॉपर नहीं काटा है, जिस तरह था उसी तरह प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे एक गैप बन जाता है, जॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो वाइडर बन जाते हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े से वाइड बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्स्ड आर्च। एक्स्ड नाम से ज़ाहिर है कि आप इनको क्या करते हैं, विच आर कट टू वेज शेप, यानी आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर शेप के थे, यहाँ पे आप क्या करते हैं डायरेक्ट कुछ इस तरह से, इस तरह ट्रायंगुलर शेप के या इस शेप के बनाते हैं, ताकि ऊपर जो जॉइंट्स हैं वो कम से कम बन सकें, ठीक है। वेज शेप के बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ एन एक्स, ठीक है। कुल्हाड़ी के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए इनको काटते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। फिर आता है इन दिस केस द जॉइंट्स ऑफ द आर्च आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ज़ाहिर सी बात है, जब ट्रायंगुलर शेप के होंगे तो जो थिकनेस है, अगर होंगे भी तो बिल्कुल छोटे स्पेसेस होंगे इनके दरमियान, जो कितना वेरी करेंगे 3 से 6 mm के दरमियान, ठीक है, जॉइंट्स। फिर आता है गेज्ड आर्च। गेज ये सबसे परफेक्ट जो होते हैं इनको कहा जाता है, ठीक है। मैं इसे मिटा दूं। दिस टाइप ऑफ आर्च इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स विच आर कट टू एग्जैक्ट साइज, ठीक है। जब एग्जैक्ट साइज की बात आएगी एंड शेप की बात आएगी, किसके ज़रिए, वायर सा के ज़रिए, एक वायर होता है या कोई भी तेज़ धार होती है, उसके ज़रिए हम ब्रिक्स को क्या करते हैं, काट के और फिर उससे आर्च बनाते हैं। जो परफेक्ट आर्च बनता है उसे हम गेज्ड आर्च कहते हैं, ठीक है। द सर्फेसेज ऑफ द ब्रिक आर फिनिश्ड विद अ फाइल, और इसके जो ब्रिक्स हैं उनको हम लोग फाइल के ज़रिए उनकी फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। द जॉइंट्स फॉर्म्ड इन गेज आर्च आर फाइन थिन 0.75 mm टू 1.5 mm, यानी इनके दरमियान जो हमारे पास जॉइंट्स बनेंगे ऊपर, तो वो बिल्कुल कम से कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जो रफ थे उनमें तो ज़्यादा थे, ठीक है। फिर एक्स की बात की तो उसने 3 mm टू 6 mm की बात की, ठीक है। और इनमें देखें बिल्कुल कम हो गए, 0.75 से 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें ब्रेक्स हैं, ये रफ आर्च है, ठीक है, ये वाला रफ आर्च है हमारे पास। यहाँ पे देखें ये एक्स्ट्रा डोस है ऊपर वाला, तो यहाँ पे देखें कि जो स्पेसेस हैं, जॉइंट्स हैं, ज़्यादा हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट्स ज़्यादा हैं। और अगर हम इसी तरह बात करें, ये जो है हमारे पास एक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखें परफेक्टली तो नहीं कह सकते, परफेक्टली हो भी, परफेक्टली भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़े से देखें हैं हमारे पास
जो जॉइंट्स हैं जो 3 mm से 6 mm के होते हैं। और ये जो है गेज्ड आर्च है, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल परफेक्टली उनको जो है ना, ये तो एक खैर उन्होंने एक ड्राइंग था जो मुझे पिक्चर नहीं मिला, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया है। तो ये शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल स्पेसेस कम होते हैं इनके, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से मिल के आर्च बनते हैं। कुछ हमारे पास ब्रिक के होते हैं, कुछ कंक्रीट के होते हैं, कुछ स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टोन आर्च, यानी पत्थर से आप क्या करें आर्च बना दें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टोन आर्च कहेंगे, ठीक है। पहले जो हमने यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ये और ये अगर आप लोगों को दिख रहे हो तो ये ब्रिक के हैं, ठीक है। तो पत्थर के भी बनाए जा सकते हैं, तो पत्थर वालों को हम क्या कहेंगे, स्टोन आर्च कहेंगे। अच्छा, पत्थर में देखें जो स्टोन होते हैं उनकी दो तरह की मेसनरी होती है, एक रबल, जिसे रबल आर मतलब रफ रफ टाइप की आप जो है बना दें तो उससे उसे हम क्या कहेंगे, रबल मेसनरी स्टोन आर्च कहेंगे। अगर आप प्रॉपर प्रॉपर जो ब्लॉक्स टाइप के जो स्टोन है जो बिल्कुल परफेक्ट शेप के हैं उनसे अगर आप बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एशलर मेसनरी कहेंगे, ठीक है, स्टोन आर्चेस। डरबल मेसनरी आर्च इज कंपेरेटिवली वीक, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रफली बस पत्थरों को उठाया और प्लेस कर दिया, तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान प्रॉपर एक बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से ये आर्च कमज़ोर होता है। एंड हैंस इट इज़ यूज्ड फॉर इंफीरियर टाइप ऑफ वर्क, यानी ये आम जो काम होते हैं वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, किसी बड़े बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते। द स्पेन ऑफ रबल मेसनरी आर्च इज लिमिटेड टू अबाउट 1 मीटर और सो, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप रबल मेसनरी से यानी रफ मेसनरी से रफ जो पत्थर हैं उनसे बनाते हैं तो इनके दरमियान जो स्पेन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप आर्च बनाते हैं और इसके दरमियान जो स्पेन है, डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। दीज आर्चेज आर आल्सो यूज्ड एज रिलीविंग आर्चेज ओवर वुडन लिंटल्स, यानी कि ये रिलीविंग आर्चेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर ऊपर कोई लिंटल है, ठीक है, कोई इस तरह लिंटल है, कोई और इसे आप इस आर्च को आप एज अ डोर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पासिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका जो लोड है, ठीक है, यहाँ पे जो वुडन लिंटल है, यहाँ पे सारा दीवार है, ठीक है, ऊपर छत है, ठीक है, यहाँ पे या ऊपर भी कंटिन्यू हो रहा है दीवार, तो ऊपर से जो लोड आएगा तो वो किस चीज़ पे आएगा, डायरेक्ट इस वुडन लिंटल पे आएगा, और ये लोड को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, इस आर्च के ऊपर। आर्च चूँकि एक कंप्रेसिव जो है डोम शेप का होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, तो ये क्या करेगा, एज अ रिलीव, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था स्टोन आर्च, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्टोन आर्च है, पत्थरों से मिलके बनाया गया है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ब्रिक आर्चेज। नाम से ज़ाहिर है कि ये वो आर्च जिसे आप ब्रिक से बनाए, इसमें ऑर्डिनरी ब्रिक या पर्पस मेड ब्रिक्स, यानी कि आप जो नॉर्मल ब्रिक्स हैं उनसे भी बना सकते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ ब्रिक्स आपने बनवाए स्पेशल टाइप के और उससे आर्च बना दिया, ठीक है। कंक्रीट आर्च वो होता है जो कंक्रीट से मिलके बना होता है, ठीक है। प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स और मोनोलिथिक कंक्रीट, इसका मतलब ये है, प्रीकास्ट यानी कि आप क्या करें, एक फैक्ट्री में जाके कंप्लीट आर्च जो है बना के लेके आएँ। आर्च से मुराद क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये आप किसी फैक्ट्री में बना के आएँ, ठीक है? और यहाँ तक आपने दीवार खड़ी कर दी, यहाँ पर भी बस डायरेक्ट इसे प्लेस कर दें, ठीक है? तो इसे हम कहेंगे प्रीकास्ट। और मोनोलिथिक उसे कहते हैं कि आप यानी एक हो, यानी कंप्लीट आप आर्च नीचे से लेके ऊपर तक जो है आप आर्च को क्या करें, बनाएँ और आके प्लेस कर दें किसी जगह पे, तो वो मोनोलिथिक कंक्रीट उसे कहते हैं, ठीक है? द ब्लॉक्स आर सिमिलियर टू स्टोन एंड आर प्रिपेयर्ड बाय कास्टिंग सीमेंट कंक्रीट इन स्पेशली प्रिपेयर्ड मोल्ड्स, यानी अगर आप प्री रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स आर सिमिलियर टू स्टोन, आप ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के, कंक्रीट की, और उन्हें कास्ट करते हैं सीमेंट कंक्रीट इन स्पेशली प्रिपेयर्ड मोल्ड्स, और कुछ मोल्ड्स होते हैं, कुछ शेप होते हैं, आप उनके अंदर डालते हो सीमेंट कंक्रीट को या ब्लॉक्स को, और उसके बाद उसे खुश्क करते हैं या टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे, तो उसके बाद जो हमें आर्च मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट आर्च कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास डोर्स एंड विंडोज। देखें डोर्स किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अ डोर इज ओपनेबल बैरियर सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग यानी लेफ्ट इन अ वॉल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस, किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस के लिए, टू द यूजर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी टर्म एक्सेस आएगा तब हम डोर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर वेंटिलेशन टर्म आ जाए या डे लाइट विजन एंड वेंटिलेशन या एयर टर्म आ जाए तब हम क्या कहेंगे, विंडो को
जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, विंडो में आ जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, डोर किसे कहते हैं? डोर हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है? एक कमरे से दूसरी जगह जाने के लिए। और जो विंडो का काम क्या होता है? विंडो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमें रोशनी मिल सके, हमें चीज़ें नज़र आ सकें, हमें वेंटिलेशन हवा मिल सके, हीट मिल सके, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या करते हैं? विंडो प्रोवाइड करते हैं। विंडो की डेफिनेशन ये है, ठीक है? फिर आते हैं कुछ टर्म्स जो डोर और विंडो दोनों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो मैं पिक्चर्स दिखाऊँगा डोर की, लेकिन विंडो के भी आपने इसी तरह अज़्यूम करने हैं क्योंकि दोनों एक ही तरह से बनते हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है फ्रेम, यानी कि आप जब अगर एक कमरा तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं? एक लोहे का फ्रेम होता है जिसे पहले लगाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर फिर डोर को फिट किया जाता है। वो जो फ्रेम है लोहे का या वुड का, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स व्हिच फॉर्म अ सपोर्ट फॉर अ डोर और विंडो, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। मैं पिक्चर दिखा दूँ, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है? ये मेरे पास कंप्लीट एक फ्रेम है। इसे डाल देते हैं दीवार के अंदर और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? डोर या विंडो को अटैच कर देते हैं, ठीक है? इसे हम फ्रेम कहते हैं। याद रखें, एक टर्म याद रखें, ठीक है? जो डोर होता है, डोर में हम लोग सिल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? क्या प्रोवाइड नहीं करते? सिल नहीं करते। इसे कहते हैं हेड। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है? ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस कंप्लीट को कहते हैं हेड। और अगर ये नीचे प्रोवाइड होता तो उसे हम क्या कहते हैं? सिल कहते हैं, ठीक है? तो डोर में ये प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन विंडो में ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों के घर में दरवाज़ा है, बल्कि होगा सबके घर में, अगर आप गौर करें तो ऊपर तो सिल आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी, हेड दिख रहा होगा, लेकिन उसमें सिल नहीं होता है, ठीक है? लेकिन विंडो में ये होता है। अब हेड की बात कर रहा है, इट इज़ द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ फ्रेम। देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, अपर है और टॉप है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? हेड कहेंगे। फिर हमारे पास आता है सिल, इट इज़ द बॉटम और लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ विंडो फ्रेम। देखिए यहाँ पे डोर फ्रेम नहीं लिखा हुआ, विंडो फ्रेम लिखा है क्योंकि ये डोर में प्रोवाइड नहीं किया जाता नॉर्मली। फिर आता है हॉर्न। हॉर्न क्या चीज़ है? मैं पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये तो मेरे पास हेड है, ठीक है? ये कंप्लीट मेरे पास हेड है। तो जब आप इसे दीवार के अंदर डाल देते हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं हॉर्न, ठीक है? ये क्या करता है? बॉन्डिंग बना देता है किसका? हेड का उस कंप्लीट उस दीवार के साथ, ठीक है? ताकि ये फिक्स हो सके, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। इसके बाद इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सिल, यानी कि ये हेड में भी हो सकता है, नीचे सिल में यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है? प्रोजेक्शन होता है बियॉन्ड द फेस ऑफ अ फ्रेम, और उसका काम क्या होता है? वो सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है? फिर आता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? इट इज़ द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर ऑफ अ डोर और विंडो। मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ कि ये वर्टिकल आउटसाइड मेंबर किसे कह रहा है। ये दरवाज़ा है, ठीक है? इस दरवाजे के इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? स्टाइल कहेंगे, ठीक है? इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? स्टाइल कहेंगे। ये आउटसाइड मेंबर है और वर्टिकल मेंबर है, ठीक है? नीचे तक ये जितना भी हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे? स्टाइल कहेंगे, नीचे तक, ठीक है? ये मैंने वैसे ही दिखाने के लिए दिखा दिया है, इसे हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है? फिर आते हैं हमारे पास जैम। इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर व्हिच सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो, ठीक है? ये वर्टिकल मेंबर होता है जो क्या करता है? डोर या विंडो को सपोर्ट करता है। यानी अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये जो लकड़ी है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इसके साइड में फ्रेम होता है, ठीक है? इसके साइड में लोहे का फ्रेम होता है और इसका काम क्या होता है? दरवाजे को सपोर्ट करना, ठीक है? फ्रेम को या दरवाजे को सपोर्ट करना। ये जो लकड़ियाँ हैं, इस तरफ भी हैं, देखें ये इस तरफ भी है, जिसमें दरवाज़ा चिपका हुआ होता है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जैम कहते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आता है रिवील। रिवील क्या होता है? इट इज़ द एक्सटर्नल जैम ऑफ अ डोर और अ विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल्स टू द वॉल फेस, यानी कि यहाँ पे अगर दीवार है, ठीक है? देखिए जैम जो होता है इस पूरे को बोलते हैं, ठीक है? रिवील जो है मतलब ये जो सामने का पोर्शन जो आपको दिख रहा होता है इस हिस्से का, इसे हम क्या कहते हैं? रिवील कहते हैं। यानी ये जो रिवील नाम से ज़ाहिर है, जो चीज़ ज़ाहिर हो, ठीक है? आप सामने से देखें और ये चीज़ ज़ाहिर है, ठीक है? ये पोर्शन ज़ाहिर है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रिवील कहते हैं। लेकिन इस कंप्लीट को, यानी इसके साइड को भी अगर कंसीडर करें, इसके आगे-पीछे भी कंसीडर करें, तो उसको हम पूरा क्या नाम देंगे? जैम का नाम देंगे, ठीक है? फिर हमारे पास आता है रिवेट। जहाँ पे दरवाज़ा मिल रहा होता है ना, दरवाज़ा और फ्रेम जहाँ पे मिलते हैं,
वो जो एक रेसेशन जिसे कहते हैं, रेसेस कहते हैं, जहाँ पे खाली जगह या डिप्रेशन होता है, जहाँ पे ये मिल रहा होता है दरवाज़ा फ्रेम के साथ, उस पोर्शन को हम रिबेट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द डिप्रेशन और रेसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर, यानी इसका काम क्या होता है, डोर के शटर को रिसीव करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मिलियन। मिलियन क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड डोर ओपनिंग वर्टिकली, ठीक है। अब दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये जो है ये क्या कर रहा है, पूरे दरवाजे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं, ठीक है। इसे ट्रांसोम कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसने क्या किया पिक्चर में, इसे भी मिलियन का नाम दिया है, लेकिन ये मिलियंस नहीं होता, ये ट्रांसोम होता है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्या कर रहा है, दरवाजे को तकसीम कर रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे। और ये क्या है हमारे पास, ये मिलियन है, जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है दरवाजे को, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ अ फ्रेम व्हिच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड अ विंडो ओपनिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। विंडो हो गया या डोर हो गया, दोनों को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडोज़। देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं, और अकॉर्डिंग टू मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कुछ नाम हैं जिन्हें सिर्फ आपने याद करना है। स्लाइडिंग डोर हो गया, रोलिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, रिवॉल्विंग, स्विंगिंग एंड कोलैप्सिबल डोर्स, ठीक है। इनके पिक्चर्स देख लो, अगर याद नहीं होते लेकिन याद हो जाएंगे, इतने ईजी हैं, बस इनको सिर्फ याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। द वेरियस इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ आर एज फॉलोज। फिर हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम है विंडोज़ के। अब देखें, इस बंदे ने क्या किया, डोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन विंडोज़ को वो क्या कर रहा है, उनके टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने भी क्या करना है, सिर्फ विंडो के टाइप्स को याद रखना है। इसमें सबसे पहले आता है कॉर्नर विंडो। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हाउसेज देखे हों तो वो लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पे विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं। मैं पिक्चर दिखा दूँ ताकि आप लोगों को दिख रहा हो। अब ये देखें, ये कॉर्नर विंडो है, ठीक है, ये कोने पे है। इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, ठीक है, दोनों साइडों से है। और इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ से भी रोशनी मिले और इस तरफ से भी रोशनी मिले और वेंटिलेशन भी मिले दोनों साइडों से, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम। रूम के कॉर्नर पे प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ टू फेसेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये देखें, अगर पिक्चर में भी देखें, टू फेसेस हैं, एक फेस ये है, एक फेस ये है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। Due to this, light and air enters from two directions. Such a window improves the elevation of building also. इसका मकसद क्या होता है, ये खूबसूरती को भी बढ़ाता है बिल्डिंग की, ठीक है, एस्थेटिक अपीयरेंस को बढ़ा देता है। सेकंड आता है गेबल विंडो। गेबल से याद रखे ट्राइंगल को, ठीक है, गेबल ट्राइंगल, ठीक है, जहाँ पे ये आएगा ट्राइंगुलर शेप आपके जहन में आना चाहिए। इट इज़ अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड इन द गेबल एंड ऑफ अ रूफ, ठीक है। यानी अगर आप देख लें, ये रूफ है, ठीक है, ये पूरा इसका यहाँ से छत स्टार्ट होता है, ठीक है, ये छत स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप का ये जो गेबल एंड है, ठीक है, यहाँ पे देखें, रूफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये मतलब एंड है, ये टॉप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो खिड़की हम प्रोवाइड करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गेबल विंडो कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगला आता है, एक सेकेंड, डोरमर विंडो। डोरमर कौन-सा होता है, अगर पिक्चर पे गौर से देखें, अगर एग्ज़ैक्टली छत के ऊपर हम कोई ट्रायंगुलर शेप का एक विंडो बना दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोरमर विंडो कहते हैं, ठीक है। ये देखें, छत के ऊपर नहीं है, ये गेबल एंड पे है, ठीक है, यानी ट्रायंगुलर शेप के एंड पे है, और ये देखें एग्ज़ैक्टली उसके ऊपर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोरमर विंडो कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, ठीक है, यानी छत के एग्जैक्टली ऊपर आप प्रोवाइड करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लाइट एंड एयर। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि हमें रोशनी मिल सके, ताकि हमें हवा मिल सके टू द इनक्लोज स्पेस बिलो द रूफ, ठीक है। फिर आता है बे विंडो। बे विंडो को उर्दू वाले बे से याद रखें, ये इसका शक्ल बे की तरह होता है, ठीक है। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। इससे इंक्रीज्ड एरिया जो है ना, यहाँ पे देखें, ये इस तरह, ठीक है, ये बे की तरह है। अगर इसके नीचे सिर्फ एक नुक्ता आ जाए तो ये बे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बे विंडो है। तो इसमें क्या होता है, ये देखें, हमने क्या किया कि थोड़ा सा जो स्पेस था वो यानी कि दीवार से बाहर की तरफ हमने करके इस विंडो को जो है प्रोवाइड किया है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा और रोशनी मिल सके। इसको हम कहते हैं डोरमर विंडो, ठीक है, सॉरी, बे विंडो कहते हैं। This window projects outward from the walls of a room to provide an increased area of opening, ठीक है, हम वॉल से थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके, फॉर एडमिटिंग ग्रेट लाइट एंड वेंटिलेशन, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और वेंटिलेशन मिल सके।
फिर आता है क्लियर स्टोरी विंडो। ये क्या होता है? दिस विंडो इज यूजुअली प्रोवाइडेड नियर द मेन रूफ ऑफ अ रूम, यानी छत के बिल्कुल एग्जैक्टली साथ में जो विंडो प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो वरांडा के साथ ही क्यों ना हो, ऊपर क्यों ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्लियर स्टोरी विंडो कहेंगे। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर गौर से देखें, इस तरह की जो विंडो है, ठीक है, ये बिल्कुल छत के साथ है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? क्लियर स्टोरी विंडोज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कैसमेंट विंडो। ये तो हर किसी के घर में भी होते हैं, ठीक है। कैसमेंट विंडो कौन से होते हैं? इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ विंडो यूजुअली प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग। और अक्सर जो बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो प्रोवाइड किया जाता है, वो केसमेंट विंडो होता है। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? केसमेंट विंडो कहते हैं, ठीक है। फिर सेश और ग्लेज्ड विंडो, यानी कि अगर कंप्लीटली पैनल का है, शीशे का है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेश और ग्लेज्ड विंडो कहेंगे। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, शीशे का है कंप्लीटली, ठीक है। ये क्या है? फिट है बस, खुलता नहीं है। सही है, तो खुल खुल भी सकता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेशार ग्लेज्ड विंडो कहते हैं। फिर हमारे पास आता है रूफ। रूफ क्या होता है? रूफ कहते हैं छत को, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी ऊपरी जो पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रूफ कहेंगे। विच प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल कवरिंग, जो क्या करता है? हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको कवर प्रोवाइड करता है, यानी अगर उसके नीचे बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, सबको क्या कर रहा है? ऊपर से ढांप रहा है, ठीक है, टू गिव प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग अगेंस्ट रेन, सन और विंड एटसेट्रा। ये बारिश से, गर्मी से और हवा से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ऑफ द ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, टू अ बिल्डिंग, ठीक है। द रूफ्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। देखिए हमारे पास जो छतें हैं वो भी तीन इकसाम की होती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ठंडे इलाकों की तरफ गए होंगे, जैसे ज़ियारत है, वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उन्होंने रूफ्स बनाए हैं। और अगर आप बात करें गर्म इलाकों की, तो वहाँ पे फ्लैट रूफ हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे आपको जो है कर्व्ड जो टाइप की जो है रूफ मिलेंगे। तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक है पिच्ड और स्लोपिंग रूफ, ठीक है। फिर आता है फ्लैट और टेरेस्ड रूफ, एंड तीसरा आता है कर्व्ड रूफ, ठीक है। अब हम देखें, ये तीन इकसाम है, और इन तीन इकसाम को डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किस तरह का है, कहीं पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उस हिसाब से हम रूफ़ प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे स्नो होती है ज़्यादा तो उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोवाइड करना है, ठीक है। और शेप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि, और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने रूफ़ प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें, ये फ्लैट है या टेरेस्ड रूफ कहते हैं इसे। और ये देखें पिच्ड या स्लोपिंग, ये पिच्ड या स्लोपिंग टाइप का है, जो बर्फानी इलाका जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पे हम इस तरह का रूफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको अगर देख लें तो ये कर्व टाइप का है, ये कर्व्ड है, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं जिस तरह बाहर मुल्कों में, तो वहाँ पे जो है इस तरह के रूफ को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है द पिच्ड roofs have sloping top surface and these are useful at places where rainfall और snowfall is heavy। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पे बारिश और बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पिच जो है रूफ को प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है द फ्लैट रूफ्स। अब पिच रूफ खत्म हो गया, अब फ्लैट की बात करें। द फ्लैट रूफ्स आर यूजफुल एट प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज मॉडरेट। जहाँ पे दरमियाने टाइप की जो बारिशें होती हैं वहाँ पे हम फ्लैट रूफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्लैट रूफ, या गर्म इलाके हो गए तो वहाँ पे हम फ्लैट रूफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दीज रूफ्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू बिल्डिंग ऑफ एनी शेप। यानी फ्लैट रूफ जो है वो तकरीबन किसी भी शेप का बिल्डिंग है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। द कर्व्ड रूफ्स, अब तीसरी की बारी आ गई, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द कर्व्ड रूफ्स हैव देयर टॉप सरफेस कर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ शेल्स एंड डोम्स। कहते हैं कि जो कर्व्ड रूफ्स होते हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कर्व की शक्ल में होता है, शेल्स और डोम की शक्ल में होते हैं, ठीक है, जो गुंबद होते हैं, ठीक है, उनकी तरह। सच रूफ्स आर मोस्ट suitable फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक लाइब्रेरीज, थिएटर्स, रिक्रिएशन सेंटर्स एटसेट्रा टू डेवलप आर्किटेक्चरल इफेक्ट्स। यानी कि अगर कहीं पे आपने खूबसूरती प्रोवाइड करना हो तब आप क्या करते हैं? कर्व रूफ को प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, पब्लिक बिल्डिंग एटसेट्रा, ये जो मैंशनड है, ठीक है। देखिए रूफ, जो पिच्ड रूफ, अब देखें बाकियों की बात नहीं कर रहा, फ्लैट की बात नहीं कर रहा, कर्व की बात नहीं कर रहा, पिच्ड रूफ में हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे डिस्कस किया गया है बुक में, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है स्पेन। याद रखें, स्पेन कहते हैं डिस्टेंस को, यानी कि अगर ये मेरा छत है, ठीक है, ये मेरा छत है, सही है, और यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे भी एक कॉलम या दीवार है, ठीक है। अब यहाँ से लेके
यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है, सॉरी कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पेन कहेंगे, ठीक है। ये वैसे बाहर थोड़ा सा चला गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पेन कहेंगे। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल फेसेस ऑफ वॉल्स, यानी कि अगर दीवार एक कमरा है, उसके अंदरूनी दीवार से अंदरूनी दूसरी दीवार तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ये स्पेन है हमारे रूफ का, ठीक है। फिर आता है राइज। राइज क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल प्लेट एंड टॉप ऑफ द रिज। ये मैं पिक्चर से समझाता हूँ ये क्या होता है। ये देखिए वर्टिकल डिस्टेंस है, इस पॉइंट को रिज पॉइंट कहते हैं, ठीक है, रिज पॉइंट, इस पॉइंट को रिज पॉइंट कहा जाता है। और ये अगर देख लें तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंजिंग लाइन है। कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। जितना राइज ज़्यादा होगा उतना स्लोप ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। वाल प्लेट, यानी कि ये वाल प्लेट इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये वाल प्लेट है यहाँ से लेकर दूसरे कोने तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाल प्लेट से लेके हमारे पास ऊपर तक का जो डिस्टेंस है रिज पॉइंट तक, उसे हम क्या कहते हैं, राइज कहते हैं, ठीक है। पिच क्या होता है, इट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ रूफ टू हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। ये इंक्लिनेशन होता है, एंगल होता है, उसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी इंक्लिनेशन, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सही है। फिर हमारे पास आता है रिज। रिज क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, रिज कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है स्लोपिंग रूफ, रूफ का एपेक्स लाइन जिसे हम कहते हैं, उसे हम रिज कहते हैं, ठीक है। हिप क्या होता है, ये मैं पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब ये अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ से, ये कंप्लीट मेरे पास क्या है, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा रिज लाइन का, ठीक है, एपेक्स या रिज लाइन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऊपरी हिस्सा। अच्छा, फिर इसने दूसरी बात की है कि हमारे पास हिप क्या है, इट इज़ द रिज formed it is the ridge formed by the intersection of two sloped surface having an exterior angle greater than 180 डिग्री। ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास, एक मिनट, ये कहाँ चला गया, कहते हैं ये रिज है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़ाहिर है कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है, और ये एंगल अगर 180 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे हिप कहेंगे, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री से जो है कम है, तब हम उसे क्या कहेंगे, वेली कहेंगे। यानी कुछ इस तरह का अगर हो, देखें रिज तो ये भी बन गया, ये पॉइंट भी रिज ही बन गया, ठीक है। लेकिन अब देखें 180 डिग्री से क्या है, ये कम है, और ये देखें 180 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो हिप होगा, अगर कम होगा तो वैली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। The ridge formed by the intersection of two sloped surfaces having an exterior angle less than 180 degree is called a valley। उसे हम वैली कहेंगे। ये देखें टू सरफेसेस है ना, टू स्लोप्ड सरफेसेस हैं, एक स्लोप सरफेस ये है, ठीक है, दूसरा स्लोप्ड सरफेस हमारे पास ये है, ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और इनका एंगल देखें 180 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। तो मैंने इसका नाम क्या दिया, मैंने इसे नाम दिया हिप का, यानी बुक वाले ने इसे नाम दिया हिप का। अगर ये कम होता, कुछ इस तरह होता, तब हम इसे किस चीज़ का नाम देते, वेली का नाम दे देते, ठीक है। फिर आता है ईव्स। दीज आर द लोअर एजेस ऑफ अ रूफ विच आर रेस्टिंग अपॉन और प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्टिंग वॉल्स। यानी कि ईव्स को याद करने का बस आसान ये है कि यहाँ से लेकर ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे रूफ खत्म होता है, ठीक है, छत खत्म हो गया, इस पोर्शन को हम कहते हैं ईव्स कहते हैं। बस इस तरह से याद कर लें, ठीक है। जहाँ पे खत्म होगा रूफ, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ईव कहेंगे, ठीक है। Purlins क्या होता है, these are horizontal wooden or steel members used to support the common rafters of sloping roof when span is large। देखें, अब अगर ये स्पेन बढ़ जाता है, यानी इनको राफ्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये राफ्टर्स हैं हमारे पास। फिर राफ्टर्स के भी इकसाम होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन इनको हम कहते हैं राफ्टर्स, ठीक है। कहता है अगर ये राफ्टर कुछ इस तरह हो कि ये बिल्कुल बढ़ जाए, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, तब हम क्या करते हैं, बीच में इस तरह लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, पर्लिन कहा जाता है, ठीक है। जब लेंथ बढ़ेगी राफ्टर्स की, तब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, पर्लिन्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये गिर ना जाएं, ठीक है, या लोड की वजह से टूट ना जाएं ऊपर की। तब हम बीच में पर्लिन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पर्लिन्स क्या होते हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, इस तरह कुछ यहाँ से इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, इनको पर्लिन्स कहा जाता है। सपोर्ट द कॉमन राफ्टर्स ऑफ अ स्लोपिंग रूफ, ठीक है, व्हेन स्पेन इज लार्ज। जब स्पेन बढ़ जाएगा, ये क्या करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है गेबल। गेबल से मैंने क्या बताया, ट्राइंगल को याद रखना है। इट इज़ अ ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ पिच्ड रूफ। यानी कि ये पिच्ड रूफ है, पिक्चर दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए।
गेबल इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है ना, ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, गेबल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है वर्च। वर्च क्या है? इट इज द एज ऑफ अ गेबल रनिंग बिटवीन द ईव्स एंड अ रिज। कहता है कि ये एज है, यानी कि यहाँ पे देखें हमारे पास ईव्स होता है और यहाँ पे हमारे पास रिज लाइन होता है, ठीक है। कहता है इनके दरमियान ये जो लाइन चल रही होती है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्च कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्च कहते हैं। फिर हमारे पास बात आती है क्लीट्स की। देखें, दीज आर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड विच आर फिक्स्ड ऑन द राफ्टर्स आर सीलिंग्स, ठीक है। हमारे पास ये जो राफ्टर्स होते हैं, इन राफ्टर्स को अगर आप गौर से देखें, ये राफ्टर्स हैं, ठीक है। ये राफ्टर आ रहा है, ठीक है। तो इस राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी लकड़ियाँ के जो छोटे होते हैं या लोहे हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्लीट्स कहते हैं। ये इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पर्लिन्स को या राफ्टर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन और कंक्रीट प्रोवाइडेड अंडर द एंड ऑफ अ बीम और ट्रस टू स्प्रेड द लोड फ्रॉम द रूफ ओवर अ लार्ज स्पेन ऑफ बियरिंग। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट को कुछ इस तरह समझें, अगर आप पिक्चर देखें, देखें यहाँ पे ये रूफ है, कि ये रूफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो क्या कर रहा होगा, इस कंप्लीट को सपोर्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का, जो क्या करता है, इस कंप्लीट लोड को नीचे ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कॉमन राफ्टर्स होता है। दीज आर इंक्लाइंड वुडन मेंबर्स लेड फ्रॉम रिज टू द ईव्स, यानी कि ये कुछ इस तरह कह रहा है, एक तो पिक्चर्स नहीं है हाँ, ये देखें, ये रिज लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ईव्स आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं राफ्टर्स, ठीक है। राफ्टर्स क्या कहते हैं, राफ्टर्स, ठीक है। फिर राफ्टर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कॉमन राफ्टर्स लेड फ्रॉम द रिज टू ईव्स, वैसे तो सारे राफ्टर्स ही होते हैं, ठीक है। फिर राफ्टर्स में मुख्तलिफ इकसाम आते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हिप राफ्टर क्या होता है? दीज आर स्लोपिंग राफ्टर्स विच फॉर्म्स द हिप ऑफ अ स्लोप्ड रूफ। दीज आर लेड डायगनली फ्रॉम द रिज टू द कॉर्नर ऑफ वॉल टू सपोर्ट रूफ कवरिंग। यानी वो जिन्हें आप डायगनली लेड करें, ठीक है, डायगनली अगर आप उन्हें प्लेस करते हैं फ्रॉम द रिज, ऊपर से लेके कॉर्नर ऑफ वॉल तक, उन्हें हम क्या कहेंगे, हिप राफ्टर्स कहेंगे, ठीक है। एक आता है जेक राफ्टर्स। दीज राफ्टर्स आर शॉर्टर इन लेंथ। देखिए, जो छोटे वाले होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जेक राफ्टर्स कहेंगे, ठीक है। और देन कॉमन राफ्टर्स एंड आर लेड फ्रॉम हिप और वेली टू द। देखिए, सिर्फ टर्म्स को याद रखें कि भाई ये छोटा वाला होता है और इनको लेड डायगनली करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने याद रखना है। वैसे तो क्लियर है कि भाई इन्हें जो है हिप या वेली से लेके ईव्स तक प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है वेली राफ्टर्स। दीज राफ्टर्स आर स्लोपिंग राफ्टर्स एंड आर लेड डायगनली फ्रॉम द रिज टू द ईव्स, ठीक है। अब यहाँ पे रिज टू द कॉर्नर्स था, यहाँ पे रिज टू द ईव्स आ गया, ठीक है। और सपोर्टिंग वेली गटर्स, ठीक है। फिर आता है ट्रस। ट्रस तो आप सब लोगों ने देखा होगा, ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, डिजाइन टू सपोर्ट द रूफ कवरिंग और सीलिंग ओवर रूम। ये पिक्चर्स देख लें, ये जो छोटे वाले हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये हो गया, ये इसने गलती से लगाया, असल में ये वाला होता है, ठीक है। चेक क्राफ्टर जो छोटे वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है। और जो सबसे बड़ा होता है उसे प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं। अब देखें, ये 3D में नहीं है, अगर यहाँ से अगर आप लोग देख लें, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लोपिंग टाइप का है, ठीक है, इसे उसने किस चीज़ का नाम दिया है, हिप राफ्टर का नाम दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पिच रूफ। देखें, पिच रूफ के भी हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम होते हैं। एक होता है सिंगल रूफ, एक होता है डबल, फिर कपल रूफ होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम है। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल रूफ की बात करें, तो दीज रूफ कंसिस्ट ओनली कॉमन राफ्टर्स टू ईच स्लोप विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट। पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक ठीक है, यहाँ पे फर्ज कर लें आपका कमरा है, ये दरवाज़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने वरांदा प्रोवाइड किया, ठीक है, बरामदा है। तो यहाँ पे देखें, सिर्फ एक साइड पे जो है क्या कर रहा है, पिच जो है स्लोप एक साइड पे है, दूसरे साइड पे यानी इस तरफ नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है, ठीक है। तो जब एक साइड पे सिर्फ हम रूफ को प्रोवाइड करेंगे इसी तरह स्लोपिंग साइड का, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल रूफ कहेंगे, ठीक है। सिंगल रूफ के भी फिर हमारे पास चार इकसाम होते हैं। एक होता है लीन टू रूफ,
और veranda roof और shade roof इसे कहते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अ pitched roof in which rafter slope to only one side, ठीक है, एक साइड पे सिर्फ होते हैं। इट इज नोन एज पेंट रूफ और एजल रूफ, इसके 4-5 नाम है, नाम उसको याद रख लो, ठीक है। इट इज सूटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि अगर हमारे पास जो स्पेन है 2.4 मीटर का है, तब हम कौन सा सिंगल रूफ प्रोवाइड करेंगे और लीन टू रूफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये है, ठीक है। अगर हमारे पास स्पेन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमारे पास कितना है 2.4 है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस तरह का एक वरांदा टाइप जो है रूफ प्रोवाइड करेंगे, जिसे आइजल पेंट रूफ या सिंगल रूफ कहते हैं, ठीक है, लीन टू रूफ कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कपल रूफ, ये भी सिंगल रूफ का ही टाइप है। इसमें क्या है कि दोनों साइडों से आप स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ रूफ इज फाउंड बाय द कपल और पेयर ऑफ कॉमन राफ्टर्स विच स्लोप टू बोथ साइड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इट इज सूटेबल फॉर स्पेन अप टू 3.5 मीटर्स। देखिए कपल जो है 3.5 के लिए, और जो आइजल रूफ था वो 2.5 के लिए था, ठीक है। कपल क्लोज रूफ क्या होता है, दिस रूफ इज सिमिलर टू कपल रूफ एक्सेप्ट दैट द लेग्स ऑफ कॉमन राफ्टर आर कनेक्टेड बाय अ टाई बीम। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ये पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, एक राफ्टर ये है मेरे पास, ठीक है, और एक राफ्टर मेरे पास ये वाला है, और इनको देखें बीच में हमने क्या किया, एक टाई बीम से दोनों को क्या किया, जोड़ दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कपल क्लोज रूफ कहेंगे। यानी आप एक टाई बीम यूज करके उन दोनों को जोड़ दें, उसे हम कपल क्लोज रूफ कहेंगे, ठीक है। अ कपल क्लोज रूफ इज इकोनॉमिकली सूटेबल फॉर स्पेन अप टू 5 मीटर, ये 5 मीटर तक के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है कॉलर बीम रूफ, ठीक है। दिस रूफ इज सिमिलर टू कपल क्लोज रूफ एक्सेप्ट दैट इन द लेटर केस अ टाई बीम इज रेज्ड एंड प्लेस्ड एट अ हायर लेवल। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर ये देखें कपल क्लोज रूफ है, यहाँ पे टाई बीम प्रोवाइडेड है, अगर मैं इस टाई बीम को कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉलर बीम रूफ, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो टाई बीम है उसे थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। द टाई बीम इज देन नोन एज कॉलर बीम, उसे हम फिर कॉलर बीम कहते हैं। दिस रूफ इज सूटेबल फॉर स्पेन अप टू 5 मीटर, 5 मीटर से अगर ज़्यादा होगा तब हम कॉलर बीम को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है डबल और पर्लिन रूफ, ठीक है। When the span exceeds about 2.4 मीटर the necessary size for rafter becomes uneconomical। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इतने बड़े, अगर बहुत बड़ा रूफ है मेरा, ठीक है, तब मैं इतने बड़े राफ्टर्स नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है, वो टूट भी सकते हैं और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ छोटे, यानी एक राफ्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक यहीं पे प्लेस किया मैंने, और दूसरा राफ्टर यहाँ से फिर नीचे तक राफ्टर को प्लेस किया। बीच में मैंने क्या प्रोवाइड किया, एक पर्लिन प्रोवाइड किया, ठीक है, इसे कहते हैं पर्लिन, ठीक है, ये जो बीच में प्रोवाइड किया गया है। तब हम उसे क्या कहेंगे, डबल और पर्लिन रूफ। यानी कि एक रूफ का टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा रूफ का टुकड़ा यहाँ पे है, इसलिए इसे डबल और पर्लिन रूफ कहते हैं, ठीक है। हैंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ राफ्टर्स टू द इकोनॉमिकल रेंज द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स कॉल्ड पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड अंडर द राफ्टर्स। राफ्टर्स के नीचे हमने क्या किया, पर्लिन को प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर आता है ट्रस्ट रूफ, यानी कि नाम से जाहिर है कि ट्रस्ट टाइप का जो रूफ होगा उसे हम ट्रस्ट रूफ कहेंगे, ठीक है। व्हेन द स्पेन ऑफ रूफ एक्सीड्स 5 मीटर, अगर 5 मीटर से एक्सीड कर जाएगा तब हम क्या करेंगे, ट्रस रूफ को जो है इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ट्रस की शक्ल का है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट रूफ कहते हैं। फिर आगे जाते हैं ट्रस्ट रूफ के बाद, नेक्स्ट जो है हमारे पास सम ऑफ द यूजुअल फॉर्म ऑफ ट्रसेज आर एज फॉलोज। देखें अभी 3 टाइप थे, अगर मैं शुरू से दिखा दूं आप लोगों को, रूफ के 3 तरह के इकसाम थे, एक सिंगल था, ठीक है, एक डबल आर पर्लिन रूफ था, और एक ट्रस्ट रूफ था, ठीक है। अब सिंगल के हमने कितने टाइप पढ़े, सिंगल के लीन टू रूफ टाइप पढ़ा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद कपल, फिर कपल क्लोज रूफ, फिर उसके बाद हमने कॉलर बीम, यानी 4 इकसाम थे सिंगल के, ठीक है। फिर डबल की अगर हम बात करें तो डबल का कोई भी यहाँ पे हमने कोई पार्ट नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रस्ट के फिर फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट के कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें किंग पोस्ट ट्रस्ट आता है, ठीक है। ये रूफ के ही टाइप्स हैं, ठीक है, याद रखें ये रूफ के ही टाइप्स हैं, ट्रस की शक्ल में, लेकिन रूफ के टाइप्स हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रस द इन दिस टाइप ऑफ ट्रस द सेंट्रल वर्टिकल पोस्ट नोन एज द किंग पोस्ट फॉर्म्स द सपोर्ट फॉर अ टाई बीम। ये मैं समझा देता हूँ, पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। गौर से देखें इसे, ये रूफ है मेरा, ठीक है, ये एक राफ्टर है, और इस तरफ भी एक राफ्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक किंग पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट मैंने प्रोवाइड किया, एक लकड़ी प्रोवाइड किया है, ठीक है।
एक प्रोवाइड किया है, एक से ज़्यादा नहीं किया है। जब एक प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल सेंटर पे तो उसे हम क्या कहेंगे, किंग पोस्ट कहेंगे। देखें, और ये किस चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे किसी एक टाई बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो छत होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, किंग पोस्ट ट्रस कहेंगे, ठीक है। The inclined member known as struts prevent the principal rafter from bending in the middle. A king post truss is suitable for roof of span varying from 5 to 8 meters. ये 5 से 8 मीटर के दरमियान जो छत होंगे वहाँ पे हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसने स्ट्रट की बात की है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के इंक्लाइंड मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर ये राफ्टर है, अगर मैं इसे प्रोवाइड ना करूँ तो ये क्या होगा कि राफ्टर के ऊपर बारिश हुई, कुछ भी हुआ, ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगा। तो इस बैंडिंग प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, ये इस तरह का एक स्ट्रट प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। क्वीन पोस्ट कौन सा होता है, देखें, किंग में हमारे पास एक पोस्ट था, ठीक है। किंग में हमारे पास एक पोस्ट था। क्वीन में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ये है और दूसरा मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वीन पोस्ट कहेंगे, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक पोस्ट यूज़ करूँगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और वो कम स्पैन के लिए होगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसका स्पैन भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका स्पैन क्या है, 8 से 12 है, ठीक है। यानी ये 5 से 8 था और ये 8 से 12 मीटर के स्पैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैnsard ट्रस क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी किंग और क्वीन को मिलाएँ तब आपको मैnsard ट्रस मिलेगा। दिस ट्रस इज़ नेम्ड आफ्टर फ्रेंच आर्किटेक्ट फ्रैंकोइस मैnsard, ठीक है। फ्रांसिस मैंसर्ड था उसका नाम, उसकी वजह से इसका नाम जो है मैंसर्ड ट्रस रखा गया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रसेस। इन अदर वर्ड्स, द मैंसर्ड ट्रस इज अ टू स्टोरी ट्रस विद अपर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ किंग पोस्ट ट्रस एंड द लोअर पोर्शन ऑफ क्वीन पोस्ट ट्रस। ये पिक्चर में समझ आ जाएगा। ये देखें, इसके दो हिस्से हैं इस छत के, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारे पास किंग पोस्ट का है, क्योंकि यहाँ पे एक ही देखें पोस्ट यूज़ हुआ है, और नीचे का जो छत का पोर्शन है वहाँ पे देखें दो पोस्ट इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें, ये इसे हम क्या कहेंगे, क्वीन पोस्ट कहेंगे। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हमने किस चीज़ का नाम दिया, मैंसर्ड रूफ ट्रस का नाम दिया, ठीक है। फिर आता है ट्रंकेटेड रूफ। ये कौन सा होता है, ये मैंसर्ड की तरह ही होता है। दैट द टॉप इज फॉर्म्ड फ्लेट, यानी कि उसका जो टॉप है उसे सिर्फ हम स्लोप करते हैं विद जेंटल स्लोप टू वन साइड, ठीक है। और एक साइड से हम उसे थोड़ा सा हल्का सा स्लोप देते हैं। ये पिक्चर अगर आप लोग देख लें, ये देखें, ये है तो बिल्कुल मैंसर्ड। यानी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो क्वीन पोस्ट उसने इस्तेमाल किए हैं, और हो सकता है इसके नीचे एक्सटेंड हो और वहाँ पे उसने एक पोस्ट इस्तेमाल किया हो, ठीक है। और बीच में अगर ऊपर देखें तो इसने क्या किया, इसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। यहाँ पे ऊपर से फ्लैट है और जेंटल स्लोप दिया है एक साइड से, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ इस तरह की जो है पिक्चर्स उठाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। दिस ट्रस इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड अ रूम इन अ रूफ। ये ट्रस जो है तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपको छत के अंदर एक छोटा सा जगह बनाना हो जहाँ पे अपनी चीज़ें रखनी हो। अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह के जो रूफ होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग मूवीज़ में अगर देखा हो तो वहाँ पे जो है इनकी चीज़ें कबाड़-मबाड़ रखे होते हैं। अक्सर हॉरर टाइप की मूवीज़ आप लोगों ने अगर देखी हो, ठीक है। फिर आता है बेलफास्ट रूफ ट्रस। ये कौन सा होता है, इट इज़ आल्सो समटाइम नोन एज़ लैटिस रूफ ट्रस और बाउ स्ट्रिंग ट्रस। ये बेलफास्ट इसे और बाउ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शक्ल है वो प्याले की तरह होता है, ठीक है। दिस ट्रस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बाउ। ये बाउ की शक्ल का होता है, प्याले की शक्ल का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन सेक्शंस ऑफ टिम्बर विद इट्स टॉप कॉर्ड कर्व्ड, ठीक है। मैं पिक्चर दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये प्याले की शक्ल का है, ठीक है। ये देखें, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेलफास्ट रूफ कहते हैं, ठीक है। दिस ट्रस कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग स्पेन्स ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। देखें, ये 30 मीटर तक के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड द लाइट रूफ कवरिंग इज़ यूज्ड। लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ होगा वो हल्के टाइप का होगा, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़ सके, ठीक है। ये जो इसके ऊपर मटेरियल है वो लाइट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ताकि ये टूट ना सके। फिर हमारे पास आता है स्टील ट्रस। नाम से ज़ाहिर है जो स्टील का बना हो, और स्टील ज़ाहिर-सी बात है क्या होता है, वो हमारे पास स्पैन जो है एक तो इकोनॉमिकल होता है, और दूसरी बात ये है कि ये फिर जो है हमारे पास लार्जर स्पैन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मज़बूत होता है। 12 मीटर से ग्रेटर होगा तब आप स्टील ट्रस को भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ट्रसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है।
Most of the roof trusses are made from mild steel angled sections because they can resist effectively both tension as well as in compression. तो जाहिर सी बात है, अगर मैं छत बना रहा हूँ तो वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ट्रस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अक्सर ब्रिजेस जो आप लोगों ने देखे होंगे ना, वो कंक्रीट के क्यों नहीं बनाते, वो हमेशा स्टील के ही क्यों बनाते हैं। हत्ता कि कंक्रीट, लोग तो सोचते होंगे भाई कंक्रीट ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सीमेंट सस्ता मिलता है स्टील की निस्बत, स्टील तो बहुत महंगा है। तो हम लोग स्टील के जो है छत या स्टील के जो है हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं ये पुल वगैरह, तो इसका एक रीज़न होता है। जो कंक्रीट होता है उसमें सडन फेलियर होता है और लॉन्ग स्पैन में वो टूट जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए तो वो सारा फेल हो सकता है। लेकिन जो स्टील है वो टूटता नहीं है, ठीक है। वो बहुत मतलब अगर ज़्यादा लोड आ जाए उसके बाद भी साइन ऑफ फेलियर देने के बाद वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन कंक्रीट इस तरह नहीं है। कंक्रीट में अगर आप बड़े प्रोवाइड करते हैं पुल तो वो बिल्कुल अनइकोनॉमिकल हो जाता है, वहाँ पे एक्सपेंशन हीट ज़्यादा हो सकता है और वो बिल्कुल गिर भी सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टील के ट्रस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। लेक्चर एंड हो गया आज का यहीं पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो वाइंड अप कर लेते हैं। होपफुली सबको समझ आ गया, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो गया।